नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और लेकर हाजिर है आज का ये शो, जहां हम बात करेंगे अब बैंक में कस्टमर फर्स्ट, क्योंकि देश में हर साल करीब 1 करोड़ ग्राहक बैंक में किसी न किसी तरह की शिकायत करते हैं और पिछले 3 साल से तो शिकायतों का अंबार सा लग गया है। इसमें उल्टी बढ़ोतरी हो रही है। बैंक ना सुने तो शिकायत सुनने वाले ओम्बुड्समैन में भी शिकायतों का दायरा अब काफ़ी बढ़ गया है। तो जो लोग बैंकिंग सिस्टम में लगातार एडवांस हम जिसे कह रहे हैं कि होता जा रहा है, उसमें आखिर क्यों इतनी शिकायतों का अंबार लग रहा है? क्या नई नई सुविधाओं के साथ नई नई शिकायतें भी अब जुड़ती जा रही हैं? और जबकि आरबीआई की तरफ से गठित कमेटी ने तो ढेर सारी सिफारिशें की हैं कि बैंकिंग ग्राहकों को राहत दी जाए, तो इसके बाद कितना बदलाव आएगा? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कौन है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं कि बैंकिंग में सुधार लाने के लिए, ग्राहकों को हिसाब से इसे बेहतर करने के लिए आरबीआई की गठित कमेटी ने क्या सुझाव दिए हैं या क्या कहना चाहती हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस का तरीका बदला जाए। जिस तरीके से कस्टमर को बैंक सर्व करते हैं वो चेंज हो। डिटेल में हम आगे जाएंगे। अलग अलग तरीके के चार्जेस जो लगते हैं, छोटे छोटे चार्जेस, आजकल तो एसएमएस का भी चार्ज कट जाता है, बाकी तमाम सेवाओं पे, चेक के क्लियरेंस पे, इस पे उस पे, वो सब कम होने चाहिए। ग्राहकों के अधिकार के लिए एक अलग से चार्टर बनना चाहिए। ग्राहकों को पता होने चाहिए कि उनके बैंकिंग अधिकार क्या हैं। साथ ही केवाईसी के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस हो। हाँ, अलग अलग बैंकों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बार बार केवाईसी ना करना पड़े। एक बार केवाईसी हो गई, वहीं पर अपडेट होती रहे। कब होगा? जब एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा। होम लोन चुकाने के बाद वक्त पर पेपर मिले, एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी तरफ ध्यान दिलाया है कमेटी ने। इस पर भी बातचीत करेंगे कि ये कितनी बड़ी और गहरी समस्या है। और प्रॉपर्टी के दस्तावेज खोने पर बैंक की जिम्मेदारी बने, वो ये ना कहे कि खो गए, जिम्मेदारी ले और उपलब्ध कराए। तो ये वो कुछ बड़ी सिफारिशें हैं और आरबीआई ओम्बुड्समैन के हाथ भी मजबूत हो, ये इस कमेटी ने सिफारिशें दी हैं। तो ये तो बड़ी सिफारिशें हैं। अब कब ये लागू होंगी, कैसे लागू होंगी, इनसे कितना बदलाव आएगा और आज की तारीख में क्या स्थिति है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ईडी आर के बख्शी साहब, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज वटपाल और rupeapesa.com के एमडी और सीईओ मुकेश पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बख्शी साहब, आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जो आंकड़ा हमारे पास है, करीब औसत 1 करोड़ छोटी बड़ी शिकायतें बैंकिंग सिस्टम से हर साल होती हैं। इसमें से कुछ ओम्बुड्समैन के पास पहुंचती है, कुछ बैंक के लेवल पर निपटती है, नहीं निपटती है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में शिकायतें कि अब आरबीआई को इस पर एक स्पेशल कमेटी बनानी पड़ गई और वो एक अपनी रिकमेंडेशन दे रही है जिस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन क्या ये समस्या इस हद तक बड़ी है कि बैंक एडवांस तो हो रहे हैं लेकिन ग्राहकों के लिए चीज़ें आसान नहीं हो रही हैं? विपिन जी, ये ऐसा विचार रखना आवश्यक नहीं है। कस्टमर सर्विस पर कमेटी जब से मैंने बैंक ज्वाइन किया था 1975, उससे पहले से बनती रही हैं और लगातार समय समय पर बनती रही हैं। परिप्रेक्ष्य बदलता रहता है और तकनीक बदलती रहती है, कस्टमर्स की ज़रूरतें बदलती रहती हैं और उसके लिए कस्टमर सर्विस में जहां पर सुधार की ज़रूरत है उसमें नई कमेटी बनाकर उसको दोबारा से विचार करना अच्छा है। तो 1 करोड़ जहां तक हम कह रहे हैं पर वर्ष कंप्लेंट्स आई हैं, तो ग्राहकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 करोड़ होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कम होनी चाहिए, लेकिन ग्राहकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। एक एक ग्राहक का इंटीग्रेशन बैंक के साथ, यानी जितनी सर्विसेज वो यूज करता है उसकी गिनती भी बढ़ रही है और शायद ग्राहकों की जागरूकता भी बढ़ रही है। ये भी इस बात का एक इशारा हो सकता है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स इस प्रकार की आ रही हैं। तो ये जो देखिए, कस्टमर सर्विस के बारे में 2 चैलेंज होते हैं। एक होता है कस्टमर कन्वीनियंस क्रिएट करना और साथ ही साथ कस्टमर का प्रोटेक्शन करना। अब जैसे इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में अगर बिल्कुल आसान कर दिया जाए, कस्टमर कन्वीनियंस बहुत होती है, लेकिन उसमें उसकी सुरक्षा दांव पर आती है। अगर हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना डालें, उससे थोड़ा टाइम लगता है। एक और ओटीपी आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, या और कोई आप आयरिस से या फिंगरप्रिंट से किसी से उसके अंदर सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों में कस्टमर कन्वीनियंस। अब केवाईसी है, केवाईसी एक ऐसा एरिया है जो बैंक और कस्टमर के बीच में अक्सर
तो बख्शी साहब, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आपने कहा कि आपने अपने पूरे करियर में देखा कि कई कमेटी बनी निकली। मेरा भी यहाँ पे मतलब मैं अपने अनुभव से बात कर रहा हूँ कि बिजनेस चैनल में और हमारे बाकी दो सहयोगी भी शायद इस पर इत्तेफाक रखेंगे कि इस तरह की सिफारिशें मैंने तो 10-15 साल में नहीं सुनी, जहाँ वो कह रहे हैं कि राइट टू कंप्लेंट हो, एक अलग से चार्टर बने। हाँ, छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर आता होगा, या हो सकता है ये हमारे नॉलेज के बाहर हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस तरह की सिफारिशें शायद बड़े लंबे समय बाद आई है, जहाँ वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सिस्टम को ही आप बदलिए। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जो बहुत पुरानी कमेटीज थी उस समय में मैनुअल बैंकिंग हुआ करती, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता कि चेक कितनी देर में कलेक्ट होगा, टेलर के काउंटर पर कितना टाइम लगेगा, डिपॉजिट करने में कितना टाइम लगेगा। जहां तक सर्विस चार्जेस की बात है, वो हमेशा से एक समस्या रही है। कस्टमर के साथ मिसबिहेवियर है, वो हमेशा से एक समस्या रही है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी से और पूरा बैंकिंग का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। कस्टमर ग्राहक ब्रांच में बहुत कम जाता है, कस्टमर ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के चैनल इस्तेमाल करता है। तो लेकिन उसके मोमेंट ऑफ ट्रूथ आते हैं, कुछ ऐसे मौके आते हैं जब उसको अपने बैंक के साथ में उसकी सर्विस कितनी अच्छी है उसका आकलन करने का ज़रूरत आती है। मान लो उसने लोन बंद किया और पेपर नहीं मिल रहे हैं, उसकी केवाईसी के चक्कर में खाता बंद कर रोक दिया गया, या किसी के घर में मृत्यु हो गई और उसका पैसा मिलने में मुश्किल हो रही है, या उसके अकाउंट में कहीं फ्रॉड हो गया, या उसको पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत हो रही है फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो समय के हिसाब से ये बड़ी अच्छी बात है कि सेंट्रल बैंक हमारा जागरूक है इस बारे में, और बढ़ती ओम्बड्समैन बनाया। ओम्बड्समैन के बाद उन्होंने इंटरनल ओम्बड्समैन बनाया। अब उन सब चीजों को जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं उनको कुछ समय बाद रिविजिट करने की जरूरत होती है कि वो किस प्रकार से उनका और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है सर। तो पंकज साहब, आपको भी क्या लग रहा है, ये एक रूटीन प्रोसेस है जो होती हुई नजर आ रही है, या इस बार जिस तरह की चीजें आई हैं, हो सकता है कि शब्द हमें बड़े बड़े दिख रहे हों, या कुछ इनसे बड़ा बदलाव भी आएगा, चार्टर बन जाएगा, राइट टू कंप्लेंट होगा, ओम्बुड्समैन के हाथ ज्यादा मजबूत होंगे, कागज खो गए तो जिम्मेदारी बैंक पे होगी? क्या लगता है आपको? विपिन जी, देखिए, सिफारिशें जो हैं ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी हैं। अब जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि क्या क्या इसमें से इंप्लीमेंट होगा, वो एक अलग विषय है। और अभी तो क्योंकि सिफारिशें हैं उसके ऊपर 7 जुलाई तक कमेंट भी मांगे गए हैं। तो लेकिन इसमें जो अभी बख्शा बता रहे थे कि सुविधाओं की बात, देखिए सुविधाएं तो ठीक है, एक हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि नॉमिनेशन को लेकर यहां पर बात की गई है। अभी तक क्योंकि नॉमिनेशन अगर मैंडेटरी नहीं है तो आपने देखा होगा इसी वजह से बहुत ज्यादा अनक्लेम्ड पैसा जो है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो बैंक में हो गया है, उसकी एक वजह है, हालांकि उसकी बहुत सारी वजह हैं, बट एक वजह उसमें से नॉमिनेशन का मैंडेटरी ना होना भी है। और अब क्योंकि अगर नॉमिनेशन मैंडेटरी होता है तो डेफिनेटली ये एक बहुत फायदेमंद चीज होगी। दूसरी बात क्लेम को लेकर, क्योंकि अभी हमने देखा है, क्योंकि अभी जो ये एक आरबीआई ने ऑलरेडी इस पर काम चल रहा है कि 100 डेज 100 पेज, तो वो देखिए आप क्यों इतना क्लेम डिपॉजिट इकट्ठा हो गया, क्योंकि क्लेम की जो सुविधा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी कहा गया है कि ऑनलाइन ही आप क्लेम कर पाएंगे इस सिफारिश से, तो कि कितना यूजफुल होगा। और जो सेंट्रलाइज केवाईसी की बात है, यूनिक आइडेंटिफायर की बात की जा रही है कि आपको जरूरी नहीं है कि हर जगह पर, मतलब अलग अलग बैंक में जाएंगे तो हर बार आपको केवाईसी करना पड़े। जैसा कि हमने यहां देखा है, अभी म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं यहां पर एक सेंट्रलाइज केवाईसी सिस्टम है, तो ऐसा रहे तो ये और आसान हो जाता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ये सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इससे जिस तरह का ये जो फ्रॉड्स होते हैं वो काफी कम हो जाएंगे। और दूसरी बात, जो अपना पैसा समय पर लोग नहीं ले पाते हैं, या फिर अपनों का पैसा जो अनक्लेम्ड रह जाता है, उसमें यहां पर काफी मदद मिलेगी। उसके अलावा जो इस रिपोर्ट में कहा गया है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को की सेलिंग को लेकर, तो क्योंकि बैंक्स थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे वो होम लोन हो या फिर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, तो यहां पर मिस सेलिंग बहुत होती है। और उसके लिए जो यहां पर कहा गया है कि ऑडिटर इसको ऑडिट करेंगे कि कहीं मिस सेलिंग तो नहीं हो रही है। अगर ये सही से लागू होता है, ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो सुविधाएं तो एक जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ
जिस तरह से मिस सेलिंग होती है या फ्रॉड्स होते हैं उनको भी कम किया जा सकेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये सारी जो सिफारिशें लागू होती हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होंगे। और दूसरा, ओम्बड्समैन को मोर पावर, ये और भी बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो भी यहां पर आ रही हैं इंप्लीमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक देखिए समस्या, हमने कहा कि बैंक एडवांस हो गए हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन अब सब मान लीजिए अमूमन तो समस्या नहीं आती, लेकिन जब आती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। मुकेश साहब, एक समय तो था जब शुरुआत में सारा ये हो रहा था तो इजीली आपको मिल जाता था ऑनलाइन कोई भी उस तरफ जहां कोई इंसान आपसे बात कर रहा होता था। अधिकतर जगह आजकल चैटिंग आ गई है और उसके अलावा पूरा का पूरा वो मशीनरी जो आवाज़ होती है उसमें आप घूमते रहते हैं, ये बटन दबाइए वो बटन दबाइए, अंत में जाकर कोई एक व्यक्ति मिलता है और कई बार ये लाइन 15 मिनट 20 मिनट और आधे घंटे से भी बड़ी होती है। क्या ये बहुत बड़ी रियल समस्या नहीं है? मुझे नहीं पता इस चार्टर के अंदर उसका जिक्र है कि नहीं, लेकिन मैं ये रियल समस्या बता रहा हूं। आपको कोई दिक्कत हो जाए, आप बैंक को फोन लगाएं जो ऑनलाइन बैंकिंग वाला, आपके पसीने ना छूट जाएं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं। जी बिल्कुल सही बोला भट्ट साहब आपने, क्योंकि जब हम ऑनलाइन चैट के थ्रू अपने किसी भी कंप्लेन को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही लिमिटेड कीवर्ड्स को वो ले पाता है। कई ऐसी प्रॉब्लम होता है जिसको हम उन कीवर्ड्स से रिलेट नहीं कर पाते और उन कीवर्ड्स तक पहुंचते पहुंचते या किसी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव से बात करते करते आधे पौने घंटे की भी देरी हो जाती है और सही मायने में उसका सोल्यूशन भी नहीं मिल पाता। क्योंकि जब हम फाइनली लैंड करते हैं किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए और अपनी प्रॉब्लम को उनको बता रहे होते हैं तो वो इतने एजुकेटेड या उनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती, तो वो अगेन आधा घंटा 15-20 मिनट का फिर से टैट लग जाता है ताकि उसकी रिजोल्यूशन मिल पाए। इसकी सोल्यूशन ये है कि हर बैंक के अंदर में एक ग्रीवियंस सेल हो। उस ग्रीवियंस सेल के अंदर में आदमी अगर पर्सनली भी जाकर के जाना चाहे और उसको अपनी कंप्लेन बात बता सके किसी से और एक टैट के दायरे में उसको बांधा जाए कि उस कंप्लेन को 2 दिन 3 दिन के टैट में रिजॉल्व किया जाएगा, नहीं तो उस टैट के बाद अगर जाता है तो जो इंसेंटिवाइज और डी इंसेंटिवाइज की बात करी है उसको लागू किया जाए तो एक बहुत बड़ा फायदा उपभोक्ताओं को डायरेक्टली मिलता हुआ नजर आएगा। तो बख्शी साहब, क्या आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि चलिए आधुनिक तकनीक ने, ऑनलाइन सिस्टम ने हमें बैंक जाने से रोका, ब्रांच जाने से रोका, आपके मोबाइल ऐप से भी बहुत सुविधाएं मिलती है, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता किसी को कोई इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी के साथ फ्रॉड हो जाए या कोई भी और प्रॉब्लम है जहां उसको किसी से बात करनी है, वो बहुत मुश्किल हो चला है। देखिए, मैं पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अगर मेरी बात से कहीं ये लगा कि ये इस कमेटी की जो महत्ता है उसको मैंने कहीं कम किया, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपका अपना अनुभव है, वो बात भी आपकी सही है। ये बहुत ही सामयिक कमेटी है, यही मैंने कहा। इतनी तकनीक आगे बढ़ गई और उसके बावजूद 1 करोड़ की कंप्लेंट्स आ रही हैं। ओम्बड्समैन, इंटरनल ओम्बड्समैन बन जाने के बावजूद आ रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो ये जो कमेटी है बहुत ही सामयिक है। पहले मैं आपका पॉइंट ले लेता हूं जो आप कह रहे हैं। तो इसमें एक कमेटी की रिकमेंडेशन ये भी है कि अगर आप IVR के थ्रू बात कर रहे हैं और ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके पास किसी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से बात करने की सुविधा होनी ही चाहिए। अगर आप उन कीवर्ड से आप अपनी समस्या नहीं बता पा रहे हैं तो आपके पास ये सुविधा होनी चाहिए उस लाइन में कि आप किसी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से बात करके अपनी समस्या समझा पाएं। और ये भी है कि अगर आपकी लाइन कट जाती है तो ऑटोमेटिक कॉल आपको दोबारा वापस आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार लाइन कट गई और आप दोबारा फिर जीरो से प्रोसेस। बख्शी साहब, इसमें तो सरकार की तरफ से रूल भी है कि इससे ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कई बार तो घंटा भर भी लग जाए। मेरा अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, 1 घंटे से ज्यादा मैंने फोन होल्ड किया बैंक के साथ, नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ, जरूर हुआ होगा। तो ये इन सभी चीजों को करने की देखिए, मैंने फिर कहा कि जैसे कस्टमर कन्वीनियंस भी होनी चाहिए, कस्टमर का प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। जो नई तकनीक आ गई है उसका इस्तेमाल होके और सुविधा आगे बढ़ाई जानी चाहिए। जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो अगर आपने देखा होगा तो बड़ी खूबसूरती से इस रिपोर्ट को 3 भागों में बांटा गया। एक तो रेगुलेटर क्या करे, दूसरा बैंक क्या करे और तीसरा तकनीक का इस्तेमाल क्या किया जाए। तो रेगुलेटर के ऊपर भी ये कहा गया है कि रेगुलेटर भी, जो आपने कहा जो चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स है, इस नाम से एक 2014 में डॉक्यूमेंट बना था। लेकिन वो डॉक्यूमेंट एनफोर्सेबल नहीं, मतलब आपको ये है कि आपके ये अधिकार हैं, आप जानिए
लेकिन आप उसका एनफोर्समेंट नहीं मांग सकते। तो अब ये कमेटी ये कह रही है कि इसको एनफोर्सेबल बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने देखा होगा तो ये कमेटी की रिपोर्ट खाली बैंकों के बारे में नहीं है, बल्कि शब्द यूज होता है RE, यानी जो रेगुलेटेड एंटिटी। तो रेगुलेटेड एंटिटी, रिजर्व बैंक की जो रेगुलेटेड एंटिटी है उनमें NBFC भी हैं। तो NBFC को भी इसके अंदर अब वो शामिल करना चाहते हैं चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स में, और एनफोर्सेबल बनाना चाहते हैं। तो ये रेगुलेटर की जिम्मेदारी है कि वो ये करे। रेगुलेटर की जिम्मेदारी ये भी है कि वो एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट इसमें रिकमेंडेशन है वो रेगुलेटर की जिम्मेदारी का, वो ये है कि एक कॉमन पोर्टल क्रिएट करे कंप्लेंट करने के लिए। कई बार कस्टमर को समझ में नहीं आता कि बैंक में किसको कंप्लेंट करे। तो अगर ये कॉमन पोर्टल हो जाता है, आपकी कंप्लेंट A बैंक से है या B बैंक से है या C NBFC से है, उस आप कॉमन पोर्टल पे डाल दीजिए और वो कॉमन पोर्टल उसको रीडायरेक्ट कर देगा टू द करेक्ट बैंक, टू द करेक्ट। नहीं, ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये बख्शी साहब बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि बात सही है। अगर आपको कंप्लेंट करना है तो आपके पास कोई चारा नहीं है, और वो प्रोसेस भी आज की तारीख में इतनी टीडियस है। तो कॉमन पोर्टल आता है और उसमें इजी स्टेप्स होते हैं, तो उससे बेहतर कुछ होगा नहीं। मुझे क्योंकि एक ब्रेक लेना है तो रुकना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक के बाद एक चार्जेस के ऊपर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। छोटे छोटे ही होते हैं, कई बार SMS का चार्ज ही मसलन कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि पता ही नहीं था और पैसा कट गया, भले ही वो 10 पैसा कटा हो। तो चार्जेस पर भी बहुत सारे रिकमेंडेशन आए हैं यहाँ पर अलग अलग, क्या वहां पर भी कोई राहत आएगी? बातचीत जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बैंक में कस्टमर फर्स्ट, क्योंकि RBI की कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं बैंकिंग सर्विसेज को सुधारने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए, और ऐसा करने के लिए जहां कस्टमर को, ग्राहक को राइट टू कंप्लेंट मिले, उसे अपने अधिकार मिले और बेहतर बैंकिंग सुविधाओं का वो अनुभव ले। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कही गई है इस सिफारिशों में वो है चार्जेस को लेके। नाना प्रकार के चार्जेस बैंक के अंदर होते हैं, कुछ छोटे चार्जेस, कुछ बड़े चार्जेस, कुछ नोन चार्जेस, कुछ समटाइम अननोन चार्जेस। हालांकि कहीं ना कहीं वो मेंशन होते हैं, लेकिन आम ग्राहक को उस तरीके से पता नहीं होता। पंकज साहब, ये कितनी बड़ी समस्या है? क्योंकि ये मैंने कई लोगों से सुना है, अलग अलग लेवल पे लोग शिकायत करते हैं कि भाई ये चार्जेस लग गए, बैंक डिमांड ड्राफ्ट के लिए अलग, चेकबुक इशू के लिए अलग, रिटर्न के लिए अलग, सर्टिफिकेट के लिए अलग, SMS का भी पैसा कट गया। सर्टेन टाइम ये ग्राहकों को बहुत चुभता है। कितना सही इन्हें रैशनलाइज करना? बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्जेस जो हैं, एक तो बहुत सारे चार्जेस हैं और ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि ये अकाउंट के हिसाब से एक ही बैंक में अब अलग अलग कैटेगरी के अकाउंट्स होते हैं, और उन कैटेगरी के हिसाब से कुछ ग्राहकों को हो सकता है चार्जेस लगे और कुछ को हो सकता है नहीं भी लगे। तो इस तरह से यहां पर कुछ भी अभी तक मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बहुत सारे बैंक्स में अलग अलग कैटेगरी के अकाउंट्स हैं, यानी कि सेविंग्स बैंक अकाउंट है उसमें भी कैटेगरी है कि आपको मिनिमम कितना बैलेंस रखना है, तो क्या सुविधाएं आपको फ्री मिलेंगी और किन पर चार्ज लगेंगे। दूसरी बात, SMS को लेकर भी अलग अलग बैंक के अलग नियम हैं। कुछ बैंक्स में अभी भी मिनिमम 5 रुपीज पर मंथ का चार्ज लगता है, जबकि आप कोई भी आपको SMS आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, मतलब कि वो अकाउंट हो सकता है कि ऑपरेट ना हो रहा हो, तो भी मिनिमम 5 रुपीज पर मंथ चार्ज लगता है। जबकि बहुत सारे बैंक्स ने अब रियल बेसिस पर, यानी कि अगर SMS जाएगा तो उसके लिए चार्ज लिया जाएगा, तो वो भी सुविधा है। उसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस का भी चार्ज लेते हैं। तो बहुत सारे चार्जेस तो हैं जो कस्टमर को पता भी नहीं चलते हैं। वो साल के एंड में अगर स्टेटमेंट चेक करेंगे तो मालूम चलेगा कि छोटे छोटे 5 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए के रूप में बहुत सारे पैसे कटते रहते हैं। तो अगर इन चार्ज के को लेकर एक यूनिफॉर्मिटी हो और कस्टमर्स को इसके बारे में पता हो और चार्जेस जो जेन्युइन हैं उतने ही लगाए जाएं, ये नहीं कि आप किसी भी चीज के लिए चार्ज लगा लें, तो मेरे हिसाब से काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि बात 5-10 रुपए की होती है, बट जब टोटल आप देखते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है। मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बख्शी साहब क्विक कमेंट, क्योंकि आपने बैंक हैंडल किया है पूरा। क्या ये बैंक की कमाई का जरिया होता है, बैंक के लिए मैंडेटरी होता है? क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि बैंक के खर्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको सारी सुविधाएं अपने खर्चे पे दे देगा, लेकिन क्या इन्हें थोड़ा रैशनलाइज किया जा सकता है? देखिए, चार्जेस, सेवाओं के लिए चार्जेस लेना एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो कि डिक्लेयर्ड है, जो कि कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, पहली बात वो नाजायज नहीं कहलाया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, एग्जॉर्बिटेंट है और ग्राहक को जिस तरह से बताया गया उस तरह से ना लगाकर चार्ज किया जा रहा है,
तो देखिए, आप कस्टमर ए बैंक में खाता खोलता है या बी बैंक में खाता खोलता है, उसके खोलने के कई उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई ये मेरे नज़दीक है, या इसमें मुझे ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, इसमें मेरे को ज़्यादा बेटर सर्विस मिलती है। तो उसके लिए थोड़े बहुत चार्जेस अगर होते हैं, तो जो इस कमिटी ने कहा है वो ये कहा है कि चार्जेस, और ये आपकी बात और पूर्व वक्ता की बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ग्राहक का दर्द है ये। तो इसलिए कमेटी ने ये कहा है कि आरबीआई जब बैंकों का सुपरवाइजरी रिव्यू करता है तो उस समय देखे कि वो उनके चार्जेस का शेड्यूल क्या है, उसमें एग्जॉर्बिटेंट तो नहीं है, कोई अनजस्टिफाइड चार्जेस तो नहीं है, जिससे कि एक सिस्टम लेवल पर। ठीक है सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, बट गॉट योर पॉइंट कि ये देखा जाए कि एग्जॉर्बिटेंट तो नहीं है, वो रैशनल है, उसको लिया जा सकता है, तो ठीक है, और ग्राहक को पिंच ना हो। मुकेश साहब, जो एक बड़ा पॉइंट इन्होंने कहा, और वो बहुत लोगों का पेन होता है कि आपने किसी बैंक से लोन लिया, होम लोन लिया, और 10, 15, 20 साल बाद जब आप कागज लेने जाते हैं या बीच में कभी आप घर बेच रहे हैं और वो कागज आपको चाहिए होता है, वो बहुत टीडियस प्रोसेस होती है। क्या वो भी एक क्विक प्रोसेस करना, जो ये रिकमेंडेशन आ रही है, वो बहुत ज़रूरी है, और उस चीज़ को सुधार में लाना चाहिए? जी बिल्कुल, कई बार ही देखा गया है कि अगर कोई भी कंज्यूमर अपने होम लोन को क्लोज करने के बाद या फिर अपने लोन को कभी किसी दूसरे बैंक से, एक बैंक से दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करा रहा है, तो जो दस्तावेज होते हैं प्रॉपर्टी के, उनको मिलने में अमूमन 10 से लेकर के 20 दिन लग जाते हैं, जो कि हर बैंकों का एक एडवाइस ये है कि जैसे एक HDFC बैंक या कोई भी XYZ बैंक है, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेस हो और एक टैक्स से निर्धारित किया जाए कि अगर पेमेंट आने के बाद, लोन फोरक्लोज होने के बाद, एटलीस्ट जो मिनिमम टाइम है 1 वीक, 4 दिन, 5 दिन, इस दिन के दायरे के अंदर में अगर कंज्यूमर को उसके दस्तावेज सही टाइम पे मिल जाए तो बहुत बड़ा मूव होगा किसी भी कंज्यूमर के लिए, क्योंकि वो 15 दिन 20 दिन सिर्फ चक्कर ही काट रहा होता है। अच्छा अभी यहाँ है, अभी सर मिल नहीं रहा, वॉल्ट किसी और के हैंडल में है, तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं जिसके वजह से कंज्यूमर परेशान होता है। जी, तो चलिए, क्योंकि ये बैंकिंग एक इतना बड़ा क्षेत्र है और समस्याओं का भी इतना बड़ा दायरा है कि अगर चर्चा करें तो कई घंटे निकल जाएं, लेकिन समय सीमित है। बट हाँ, आरबीआई की तरफ से ये सिफारिशें हैं, अभी फिलहाल सिफारिशें हैं, इस पर सबकी राय ली जाएगी, और इन सिफारिशों को, जैसे बख्शी साहब ने शुरू में कहा कि सिफारिशें तो लंबे अंतराल से चली आ रही हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन उम्मीद करते हैं इस बार सिफारिशें जिस ढंग से आई हैं, जिस तरीके से आई, एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज शायद बैंकिंग सिस्टम में आ सकता है, जो बैंक और ग्राहक दोनों के फायदे को होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।